हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी। मैं अभिषेक कुमार झा। कल रिजल्ट आ गया एनटीए का। सभी लोग वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था। रिजल्ट आने के बाद सब लोग अपने रिजल्ट को देख रहे हैं। कोई क्वालिफाई हुआ, कोई नहीं क्वालिफाई हुआ। जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीने में अगला एग्जाम है, ये दिसंबर में। और बहुत ही जल्दी नया नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा। लेकिन आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एस्पिरेंट से जिन्होंने जून 2024 का एग्जाम जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है। एक ऐसा एग्जाम जिसको ऑल इंडिया लेवल पे, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी से। और आपको भी पता है कि इस साल जो है अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ 70+ के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज अंकिता की, अंकिता कुमावत, जिन्होंने जून 2024 एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है। अंकिता ने 210 मार्क्स सिक्योर किए हैं 99.92 परसेंटाइल के साथ, विच इज ह्यूज। सो लेट्स वेलकम अंकिता। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपके जेआरएफ क्वालिफाई होने पे। थैंक यू सर। तो अंकिता, कैसा लग रहा है आपको क्वालिफाई होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है और एक्चुअली ऑब्वियसली इट इज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आफ्टर द अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट देन आई फीलिंग गुड दैट फाइनली आई हैव अचीव्ड। और जब भी घर पे पता चला तो वो लोग भी काफी खुश है, क्योंकि वो लोग भी देख रहे थे कि मैंने एक अटेम्प्ट दिया फिर मेरा नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा नेट हुआ था ओनली, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। आई वाज एबल टू ओनली क्रैक एंड देन फाइनली द नेट जेआरएफ। सो दिस वाज योर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट? Actually, the first attempt I have given without any preparation. So, with the fully preparation, this is my second attempt, and overall, this is my third attempt. Overall, this is your third attempt, but overall with Yeah, preparation, this is your second attempt. The first one was बस yeah, sir, कि second. हाँ ठीक है, एग्जाम देख के बैठ के Only पेपर it. हाँ, हाँ, देख। हाँ, हाँ, that is the Exactly, thing. exactly. Okay. So basically, we all know that this is a national level examination, and many student ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हम इसे क्वालिफाई नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एग्जाम सेगमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बैकग्राउंड के साथ इसको स्टार्ट करें कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने पढ़ाई अपनी शुरू की, और कैसे आपको पता चला कि ये एग्जाम मुझे देना है एक दिन आकर के। Hmm. So actually, sir, आई एम फ्रॉम द जयपुर राजस्थान। और जैसा कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी एक 12th तक मैंने स्टेट बोर्ड से ही पढ़ाई की है। स्टेट बोर्ड के बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर मुझे मास्टर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही मैंने की। तो जब मेरा मास्टर का जब लास्ट सेमेस्टर था, तो सभी बच्चे जो मेरे कलीग्स थे वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने लगे। और तब तक मुझे ऐसा ही था कि हाँ, कोई एग्जाम होता है। और इसके बाद जब मैंने मास्टर पास कर लिया, तो एक्चुअली मैं मेरा हमेशा से ऐसा था कि मेरे को एकेडमिक्स में हमेशा कुछ ना कुछ करना है। तो मैं जस्ट मास्टर करके भी मुझे कुछ और एकेडमिक्स में करना था, मैं वहां रुक नहीं सकती थी। तो मुझे लगा मैं पीएचडी करूंगी, और जब मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी तब देन आई गेट टू नो दैट फॉर द पीएचडी आई नीड टू क्रैक द नेट जेआरएफ एग्जाम। तो फिर मुझे पता चला, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस आई वाज डिस्कसिंग विद माय कलीग दैट आई विल प्रिपेयर फॉर द नेट जेआरएफ एंड ही हैज इंट्रोड्यूस्ड मी विद यू। ही सेड दैट you should watch the video of Wizard of Geography. Then I came home and the search and just I connected with you after that, just through the YouTube. I think the Hmm. word Wizard of Geography is a kind of Yes, of AKJ Academy right now we had. So मैं ये कहना चाहूंगा yes, sir. students are very much fascinating like about the books of Horcrux of Geography and the book Wizard of Geography and the Philosopher's Stone. These are all the product of AKJ Academy that I came across last 1 year when the foundation was like we have started AKJ Academy since now. तो वो बेसिकली सिंस ये चीज हो जाती है कि हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके सो दैट ही और शी कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो इट्स अ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके नोन से आपको Yes, पता sir. चला कि ये प्लेटफॉर्म आप यहाँ से पढ़ाई करो। तो कैसे आपने स्टार्ट कैसे किया? लाइक यू वर एट एक ऐसा पोजीशन था आपका कि आप एकदम से मतलब 6 महीने में पढ़ाई पूरी करके एग्जाम को दे करके क्वालिफाई कर सकते थे?
या आपका फाउंडेशन ऐसा था कि हाँ अब आपको इतना जानकारी हो गया है, यू हैड दिस स्टेट ऑफ नॉलेज एंड नाउ यू कैन अप्रोच दिस एग्जाम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने मास्टर के बाद मुझे पता चला कि ये मुझे करना है, तो और मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट ये ही बैठने के लिए दिया कि हाँ एग्जाम कैसा होता है, तो ऑब्वियसली तब तक मेरे पास कोई अप्रोच थी नहीं। बट जब मैंने एग्जाम दिया और मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे पता चला बहुत सी चीजें मेरे मास्टर की वजह से कवर हुई है, दैट्स व्हाई आई हैव एबल टू विदाउट एनी प्रिपरेशन। लेकिन तब फिर मुझे एक वो अप्रोच मिल गई, मैंने पूरा सिलेबस देखा, मैंने उस सिलेबस को कन्वर्ट किया मेरे मास्टर के सिलेबस से, क्योंकि मैंने मास्टर किया तो ऑब्वियसली मैं जीरो पे नहीं थी, मैं ऑलरेडी कहीं पे थी जहां से मैं स्टार्ट कर सकती थी। तो फिर उस कन्वर्जेंस के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया कि मुझे मेरा क्या प्रिपेयर नहीं है, क्या प्रिपेयर नहीं है। और मास्टर के बाद मैंने एक्चुअली जब कोविड वाला टाइम था, तो आई हैव स्टार्टेड टू take the tuition of the class 10th and 12th students of the CBSE also। तो फिर मुझे थोड़ा, हाँ एनसीईआरटी का थोड़ा मुझे नॉलेज मिला। तो सर मेरा फर्स्ट जो मैं कहूंगी मेरा फर्स्ट स्टेप था वो एनसीईआरटी था, द एनसीईआरटी ऑफ 11 एंड 12। उससे मेरे जो बेसिक कंसेप्ट हुए वो मेरे उसी से क्लियर हुए हैं। उसके बाद जो बुक्स मैंने मास्टर में पढ़ी थी, ऑब्वियसली जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, सविंदर सिंह, माजिद हुसैन एंड आरसी तिवारी एंड ऑल, मैंने वो भी पढ़ी थी। बट जब फिर मैंने एक और अटेम्प्ट, बेसिकली हुआ क्या था, जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मास्टर का पढ़ रखा था, उसी को बेस बना रखा था। तो इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल 10th ऑफ थ्योरीज है, बट डोमिनेंट है, वेबर है, ये है, तो हम वो वेबर की थ्योरी और उसके साथ 3 थ्योरी पढ़ के छोड़ देती थी, और प्राड थ्योरी जो स्मिथ की, बहुत सारी जो थ्योरीज है वो मैं स्किप कर देती थी। एंड दैट इज द माय लूप होल, टुडे आई गेट टू नो दिस। तो वो मेरा लूप होल था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू कंप्लीट द होल सिलेबस फर्स्ट। तो फिर मैंने ऑब्वियसली मैंने आपके चैनल से भी कनेक्ट किया, एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन। वी हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट जब से आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं ये जानना चाहूंगा, स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई किया आपने, तो घर में फैमिली मेंबर्स का पहला रिएक्शन क्या था? सर एक्चुअली मम्मी तो बहुत, मतलब मैंने एग्जाम दिया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, तो उनको पता चला कि मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा। लेकिन पर बाद में उनको जब पता चला है, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तू निराश मत होना, कोई बात नहीं, ये तो साल में 2 बार लगता है, तू दोबारा दे लेना। लेकिन क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं मैं डिप्रेस ना हो जाऊं, बट एक्चुअली जब मैंने क्वालिफाई किया, तो मम्मी पापा दोनों खुश हुए। और पापा की हमेशा, whenever I informed any good news or the result to my father from the class 10, he always replied only one word with me: thank you beta, thank you। That word is the very motivating for me। लाइक ही इज सेइंग थैंक यू क्योंकि you have provided now a proud moment for him also, for your family members also। हाँ, मे बी। ये डेफिनेटली। तो अभी ये मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब तैयारी अपनी शुरू की थी, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, सो आपका क्या एक स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया था, या बस ऐसे ही सुबह उठे, ब्रश किया, किताबें लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ था? So first of all, I am not that kind of person who have the target of time bound. I usually used to have the task bound targets। ओके, सो फिर मैंने मेरा यही था कि मैं एनसीईआरटी कर लूंगी। फिर मेरा पेपर 1, पेपर टू में यूनिट्स मैंने सेग्रीगेट की। तो यूनिट्स के अंदर से मेरा जो ज्योग्राफिकल थॉट है वो मेरा थोड़ा वीक था, वो मुझसे नहीं बनता था। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी थोड़ा मेरा नहीं बनता था। तो मैंने ऐसे यूनिट्स को ना सेग्रीगेट किया, और फिर जो यूनिट्स मुझे नहीं आती थी उस पर मैंने ज्यादा वर्क किया, और जो मेरा ऑलरेडी क्लियर था लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, उन पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से के थ्रू ही मैं उनको रिवाइज कर लेती थी। और सर बेसिकली जो ये एक रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस वाला जो प्रैक्टिकल पोर्शन जो ज्योग्राफी है, उसके बारे में मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि यूजुअली वी आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और उसका कोई सोर्स हमें मिलता ही नहीं है। तो अगर हम हिंदी मीडियम की वजह से अगर हम अफ्रेड होंगे, तो हम ऑब्वियसली रिमोट सेंसिंग जीआईएस उन चीजों को क्रैक नहीं ग्रेस्प कर पाएंगे। तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम की तरफ थोड़ा जब स्विच किया,
तो फिर मुझे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाला यूनिट भी ठीक से समझ आने लगा। ओके, तो आपने मतलब ये वाला सेक्शन कैसे कवर किया, मतलब लैंग्वेज अपना शिफ्ट करके? हाँ सर, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जैसा मैंने बताया, मैं एनसीईआरटी ही मेरा पूरा बेस था। तो मैंने रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के भी क्लास 11th की ज्योग्राफी और क्लास 12th में चैप्टर्स ऑफ फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग जीआईएस से रिलेटेड मैंने वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन जब वो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, मुझे कुछ समझ, मतलब मैं पढ़ लेती थी बट मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने सेम कंटेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो मेरे को समझ आने लगा। So, so basically, for some sort of knowledge, we have to also shift our language की हम जो है थोड़ा या उसमें ऑब्वियसली, हाँ, अच्छी चीज है। क्योंकि वो हाँ, हम्म। ये होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर कि लाइक आपको अगर सीखना है तो लैंग्वेज मस्ट नॉट बी अ बैरियर, है ना। वो एक कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का आपका बैरियर नहीं होना चाहिए। दैट्स गुड। हाँ सर। अभी जैसे प्रिपरेशन की ही बात करें, रिजल्ट तो एक स्टेज हो जाता है, जर्नी की बात करते हैं हम्म। कि जर्नी जैसे कि आपने जब शुरू किया, क्वालिफाई होने के बाद की जो फीलिंग होती है वो तो होती है, लेकिन बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो प्रेशर हम फील करते हैं, फैमिली प्रेशर या सर। करते हैं, अपने हम्म। फ्रेंड्स ग्रुप में कोई अच्छा कर रहा है उसका प्रेशर फील करते हैं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे उसका भी एक प्रेशर होता है। तो ये सारे हम्म। प्रेशर्स आपने कैसे हैंडल किया? सर एक्चुअली मैं ऑब्वियसली बहुत डिमोटिवेटिंग लगता था, और लगता भी था कि चलो ये पढ़ा तो भी नहीं हो रहा, ये पढ़ा तो भी नहीं हो रहा। बट एक तो जो अपने आसपास के लोग होते हैं वो अपने को वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जो मेरे सर्किल के अंदर जो लोग थे, दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेटिंग मी दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सो दिस थिंग कीप मोटिवेटिंग मी। और फिर सर जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, क्योंकि मेरे लिए हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहा, जैसा कि मेरा जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट, उसमें देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर इज अ फैमिली इमरजेंसी एंड आई हैड टू लिव विद माय यंगर ब्रदर अलोन फॉर द 2 or 3 months। और उस ड्यूरेशन के अंदर पूरा घर का काम, और वो फैमिली इमरजेंसी ऐसी थी कि हम बॉदर नहीं कर सकते थे, उसका माइंड में टेंशन रहता था। बट उस टाइम पे भी मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, मैं चाहे 3 hours निकाल रही हूँ, बट आई बस मैं ज्योग्राफी पढ़ लेती थी, मैं मेरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। तो फिर जब एक्सपीरियंस आया थोड़ा, तो अब मुझे ऐसा लगता है प्रेशर इज जस्ट द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू मैनेज इट। और ये प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं है, लाइफ के अंदर अगर हम कहीं और फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो अब फील्ड की क्यों बात करते हैं, अगर हम घरेलू जिंदगी भी अपने बाकी लोग जी रहे हैं तो उनकी जिंदगी में भी प्रेशर है। एवरीवन हैज प्रेशर, वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू डील विद इट। क्या बात है, क्या बात है। मोटिवेशन एकदम पीक पे है, बिल्कुल स्टूडेंट्स के पास भी ये जा रहा होगा, तो उनको भी लग रहा होगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, है ना। सी सी कि क्या क्या कैसे और क्या कैसे चीजें मैनेज की। बहुत बढ़िया अंकिता। अच्छा आप ये बताओ, जैसे स्टूडेंट का एक बड़ा कंसर्न रहता है, एक स्ट्रगलिंग फेज भी होता है हर किसी का, राइट। बट मोटिवेशन अच्छी चीज है, घर में मिल रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, सराउंडिंग पीपल्स आर लाइक दे आर सो मेनी, बट एक स्ट्रगलिंग फेज होता है हर किसी का। स्ट्रगलिंग फेज इन द सेंस कि जैसे आप पढ़ रहे होते हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता है, आप खोए हो किसी दूसरी दुनिया में, सोच रहे हो कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कभी हो पाएगा क्या। ये होता है स्टूडेंट के साथ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने भी फील किया, आपके साथ भी ऐसा हुआ? डिड यू एक्सपीरियंस इट? Sir, actually, according to my opinion, it can be due to lack of the vision. If we are determined in our vision, we can face such things, but we will be able to handle this thing if we have the clear vision. और मैं ऑब्वियसली मेरा भी एक क्लियर विजन था, मुझे पता था कि मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है, मेरे को नेट चाहिए होगा, मुझे जेआरएफ चाहिए होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं इस चीज को ड्रॉप कर दूं। और छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक बार भी अगर आपने ड्रॉप कर दिया, एक भी अटेम्प्ट आपने ड्रॉप कर दिया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। हमारे एग्जाम में एक बड़ा ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, लाइक आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ and getting admission in PhD, you won't be having a like a
like job kind of status, right? You will not be a Yes, earning sir. person. This is not a kind of job, That is but hmm. this is the kind of like you would be able to qualify some sort of examinations for another level, like for assistant professor. Yes, ये sir. क्या है कि बच्चों के अंदर ये स्टूडेंट के अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से लाए? उनको क्या लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं, जैसे मुझे मैसेज, मेरे फोन पे इतने मैसेजेस पड़े हुए हैं कि सर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि क्या जेआरएफ जेआरएफ लगा रखा है ना, इसको करके कोई नौकरी तो लगनी नहीं है क्या, इसको कोई नौकरी देखो ना, एसएससी का दो, हम्म. पीसी का दो एग्जाम, बैंक का दो एग्जाम, तो कुछ जो टाइम यहाँ दे रहे हो वहां दोगे तो क्या डिफरेंस है, क्यों हम उधर ना जाएं, क्यों हम जेआरएफ ही करें? ये आपके माइंड में भी आया कि मुझे जेआरएफ ही करना है? पेरेंट्स ने ऐसा सोचा, मतलब ऐसा आपसे कहा कि क्यों जेआरएफ करना है? बैंक कर लो, एसएससी कर लो, जॉब लग जाएगी, यहाँ पे तो सिर्फ फेलोशिप मिलेगा। तो ये Yes, sir. मोटिवेशन बच्चों के अंदर कहाँ से लाया जाए, आपको क्या लगता है? Sir, I have faced this thing, sir. मेरी मम्मी बोलती थी कि वो आसपास के लोग, वो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो तो टीचर की तैयारी कर रहा है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, तू पता नहीं क्या कर रही है, लोग जानते भी नहीं है। और मैं जो है इतने एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती नहीं हूँ कि मेरा फैमिली इतना एजुकेटेड हो। लाइक वो हमेशा बिजनेस में रहा है, बिजनेसमैन एंड बिजनेसमैन, तो एजुकेशन का उनका बैकग्राउंड था नहीं। तो सर, टुडे इज द डे आई हैव क्लियर्ड द जीआरएफ, बट स्टिल देयर आर सो मेनी फैमिली मेंबर्स whom I need to explain that what is the GRF, what is the role. ठीक है, तो वो अभी मेरे फैमिली वाले से तो नौकरी है क्या? Obviously they will answer me like this, and this is the demotivating thing, that how to deal with it. But sir, ऐसा है कि एक्चुअली एंड बीइंग ए गर्ल इट इज और भी ज्यादा, क्योंकि अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी इज नॉट द जस्ट ऑफ द few months course, it will take the ages. So obviously sir, demotivating है, but the thing which we can why we should opt the JRF and the PhD and so on, कि actually the one thing is the interest. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एसएससी या बैंकिंग की या कुछ क्लरिकल वाली जॉब अगर मैं करूंगी, तो दैट इज द रूटीन वर्क, कि मैं यही काम करती रहूंगी, सेम डे मेरा वही काम है, और मैं उसमें सस्टेन नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैं इसमें रहूंगी तो every day I will explore the new thing. You will That's have why I have काइंड choose ऑफ that. वर्क कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप खुद को बेटर Hmm. कर सकते हो, स्किल्ड कर सकते हो। और Yes, सबसे sir. क्या है कि एवरी डे you will wake up and you will have a goal that today I have to do this work, I have to achieve at the end of the day this thing. Yes, sir. So वो Then. एक रूटीन वर्क, as you said, वो एक रूटीन वर्क नहीं रहेगा। डे बाय डे हाँ. you will enriched with your content, with your knowledge, with your skills. हाँ. So that's Yes, sir. The skill thing is the matter. हाँ. अगर हमारे पास स्किल होगा तो हम नेट जेआरएफ और पीएचडी के थ्रू भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। That's very good. I hope स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि why नेट जेआरएफ, why not grade 1 और बैंक और एसएससी और यूपीएससी? Sir, actually this is the dilemma in our society. हम एक तरफ बहुत एकेडमिक्स के थ्रू हम जाते हैं, लेकिन पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, सभी लोग कंपटीशन 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 एग्जाम। और आज की डेट में स्टूडेंट्स के सामने ये सच में डिलेमा है कि वो अपने एकेडमिक्स और कंपटीशन में कैसे बैलेंस करें। One more question, being a girl, since आप एक सोसाइटी के ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में भी बहुत काम बाकी है इस फील्ड में। विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एजुकेशन ठीक है, बट एजुकेशन में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो वो बराबरी वाली चीजें नहीं आ पाती। डिड यू फेस सम काइंड ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ विद दिस प्रिपरेशन? Sir, actually yet I have not faced from my parents' side, but the surrounding. I have faced from the surrounding, not from my parents' side. Because this examination have, I think, 55 to 60% the student gathering from this section, girls or women's. हमारा एग्जाम सेगमेंट में 55 से 60% जो है ना विमेन्स एंड गर्ल्स आती हैं, जो जिसमें मैरिड भी होते हैं, वर्किंग क्लास के भी होते हैं, अनमैरिड्स भी होते हैं, बट वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स होती हैं लाइफ में।
पढ़ाई तो एक तरफ है भाई, वो तो हम कर ले जाएंगे, बट इनको कौन देखे, इनको कौन समझाए, ये वाली प्रॉब्लम आती है। अच्छी बात है, दैट्स हाँ वेरी, सर। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और माइट भी वो आपके लिए एक शील्ड बन के रहे होंगे फॉर द सोसाइटीज। बहुत अच्छी बात है। तो यस सर। अंकिता, पेपर 1 पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2, विच सेक्शन यू फाइंड मोर डिफिकल्ट? पेपर 1। अब उसका कारण कि हम लोग उससे कम कनेक्ट रहते हैं, हमने कभी पढ़ा नहीं होता है ग्रेजुएशन मास्टर्स में। दिस इज द, आई थिंक, द फैक्ट यस दैट। सर। ओके, सो पेपर 2 आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? पेपर 1 को अगर एक बार हम साइड रखें, पेपर 2 कितना डिफिकल्ट रहा? सर एक्चुअली पेपर 2 में कुछ यूनिट्स जैसे कि पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, बेसिकली मेरा एनवायरमेंट भी रहा। मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरा एनवायरमेंट रीजन था, बट मेरे एनवायरमेंट की वजह से मोस्ट ऑफ द रोल चले जाते थे, तो मेरे को एनवायरमेंट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसके अलावा मतलब बाकी जैसे आईसीटी है, तो इससे तो एक कंसेप्ट वाली चीज है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो ये मुझसे बन जाती थी। लेकिन जैसे कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, तो कम्युनिकेशन वाली यूनिट में क्या होता है, बहुत सारे मॉडल है, और वो चीजें इतनी जब पेपर के टाइम पे इतनी बहस हो जाती है, इतना मतलब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत वेग क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत डिफिकल्ट सा लगता था, मैं नहीं कर पाती थी। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक, वो मुझे बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफिकल्ट सा लगता था। तो ये यूनिट्स थी जो मुझे डिफिकल्ट लगती थी। लेकिन जैसा कि इस बार के अटेम्प्ट में मैंने ये पहले से ही डिटरमाइन कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू लेफ्ट एनीथिंग, तो फिर मैंने इस बार पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट भी किया, कम्युनिकेशन भी किया, लॉजिक्स भी पढ़े, सब पढ़ा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो जैसे पेपर 1 और पेपर 2 को, लाइक हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर योर प्रिपरेशन? लाइक स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसको कितने घंटे पढ़ लें, इसको कितने घंटे पढ़ लें, इसको 4 घंटे पढ़ ले हो जाएगा। सो ये क्या घंटे के ऊपर वाला एग्जाम है, कितने घंटे पढ़ लेंगे तो हो सकता है? इज दैट? ऑब्वियसली नॉट सर, क्योंकि जो नेट का एग्जाम है वो बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड है। अगर ये फैक्चुअल एग्जाम होता, देन वी कैन डिटरमाइन दैट कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, फिर से इतने घंटे पढ़ूंगी, फिर से इतने घंटे पढ़ूंगी, और मेरे को रिवाइज होता रहेगा, तो वो फैक्चुअल चीजें मुझे याद हो जाएगी। पर इस एग्जाम में कुछ याद करने जैसा है नहीं, कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट जो है, और हाँ ये तो फैक्ट है कि हम अगर चीजों को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमें क्लैरिटी आएगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों वाला चीज, मतलब आई पर्सनली डू नॉट फील दिस थिंग। गुड। तो कैसे कॉन्सेप्ट्स को कैसे बिल्टअप किया? व्हाट वाज योर स्टडी स्ट्रैटेजी? लाइक कैसे नोट्स को मेंटेन करते थे, या किताबों को ही, बुक्स को ही उसी से कर लेते थे, और एनी 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 काइंड ऑफ सर्टेन कुछ, कोई सजेशन जो आप देना चाहो? सर नोट्स तो मैं मेंटेन करती थी, क्योंकि नोट्स के थ्रू बहुत सी चीजें ऐसी होती थी, जैसे कोई थ्योरी हमने या कुछ भी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन उसके अंदर एक या दो पॉइंट हमें मिसिंग है, तो फिर कहीं भी पढ़ते थे, और वो अगर कुछ चीजें मिलती थी तो एड ऑन कर लेते थे। और बाकी मतलब जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, उसके थ्रू मैंने ज्यादा गेन किया है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, 4 ऑप्शन होते थे, चारों का एक्सप्लेनेशन करती थी, और ये स्ट्रेटेजी भी मैंने आपसे ही सीखी है। दैट एक्सप्लेन द ईच ऑप्शन। तो एक ही क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन होते थे और चारों का अगर मैं एक्सप्लेनेशन देखूंगी, तो मैं एक कॉम्प्रहेंसिव पार्ट को कवर कर लूंगी। और मैंने मेरे एग्जाम्स के लास्ट टाइम में भी ऐसा ही किया था। मैंने पूरे क्वेश्चन विद द ऑप्शंस, ईच ऑप्शंस आई हैव सीन द एक्सप्लेनेशन, और आपकी बुक हॉर्क्रेक्स ऑफ ज्योग्राफी में भी इसी अप्रोच से क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई हैव डेफिनेटली सीन। आने ही वाला था पूछने, यस सर। वोलफैक्स बुक पढ़ी क्या? हाँ हाँ, उसके थ्रू सर क्या बोलते हैं, उसमें भी यही स्ट्रेटेजी है। और कभी होता है कि अगर अगर एक ही थ्योरी है, और एक थ्योरी से अगर 4 ऑप्शन है, और चारों का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो चार हमारे, जब वो कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंस क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट चीजों से है, तो हमें 4 डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट पता चल गए, तो मैं पूरा पूरा देख मैं लेती वही थी कहने ऑप्शन। जा रहा था कि ये बुक पढ़ा क्या, होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली अभी हाँ सर। just थोड़ी देर पहले एक और इंटरव्यू किया था, एआईआर रैंक 1 थे ऋषभ, उन्होंने भी इसी बुक के बारे में बताया कि बेसिकली देखिए, किताब ये बुक है ही इसीलिए, इसका नाम ही होरक्रक्स इसलिए मैंने रखा कि
होल क्रक्स का मतलब ये है कि हर एक ईयर के पेपर में आपको हम्म। एक नया कॉन्सेप्ट, यू विल फील कि आपको नया कुछ मिल रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन विल प्रोवाइड यू लाइक सिमिलर लाइक ऑफ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ऐसे प्रोवाइड करेगा। दैट्स अ वेरी गुड। यस सर। तो अंकिता, मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे जो स्टूडेंट हैं जो दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं या जून का पेपर देने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करें जो एक टॉपर, एक जेआरएफ एस्पिरेंट के एंड से होना चाहिए, जो उनको फॉलो करना ही करना चाहिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक बात है, अगर आपका बेसिक बेसिक पॉइंट्स अगर आपके बिल्टअप अच्छे से है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सॉल्व करने के एबल रहेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक बहुत बिल्ड होना चाहिए, और बेसिक के लिए मैं फिर से एनसीईआरटी ही रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद है ना, चीजें हम पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो जितना हम मोर वी प्रैक्टिस मोर वी विल गेट टू नो द न्यू थिंग्स। और सर क्या होता है ना, एग्जाम ऑनलाइन होता है तो उस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर हम कुछ ऐसे गेस नहीं कर पाते कि सब कुछ उसमें सिमिलर सिमिलर सा दिखता है, ऐसा लगता है बहुत बार, मुझे भी लगता था कि सब कुछ सेम सा दिख रहा है क्योंकि हम सेग्रीगेट कर नहीं पाते हैं कुछ चीजों को। तो अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस एनवायरमेंट के, उस चीज के यूज टू हो जाएंगे, तो इफिशियंसी और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अंकिता, आपने इतनी सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें बताई। आई होप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो देखेंगे, आप लोगों को नई चीज़ें, नई बातें, नई स्ट्रेटजीज जानने को मिलेंगी, और आप भी उसे फॉलो करके डेफिनेटली जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अंकिता, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं फॉर योर अपकमिंग टारगेट्स जो आप चाह रहे हो, और डेफिनेटली जेआरएफ के बाद तो पीएचडी एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर इज द लास्ट, आई थिंक दिस इज द अटमोस्ट योर प्रायोरिटी। सो हमारी पूरी टीम एकेजे एकेडमी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड विश यू अ वेरी थैंक यू सर। लाइक जो आपने अचीवमेंट किया है भाई, हर स्टूडेंट चाहता है वो नहीं कर पाता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से, आपके जो है शब्दों को सुन करके स्टूडेंट को काफी मोटिवेशन फील होगा। थैंक यू वेरी मच। बस आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और घर का, फैमिली का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।